वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। रिटेनिंग वॉल के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो वर्टिकल स्टेम, दूसरा हॉरिजॉन्टल टो और तीसरा हॉरिजॉन्टल हिल। रिटेनिंग वॉल जनरली अर्थ फिलिंग लाइक जो मटेरियल्स रहते हैं उनको रिटेन करने के लिए रिटेनिंग वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं। जनरली एम्बैंकमेंट्स जो रहते हैं ब्रिजेस के, उसमें ये रिटेनिंग वॉल यूज़ होते हैं। उसके अलावा बेसमेंट्स है या तो फिर कोई अर्थ रिटेनिंग जो स्ट्रक्चर्स है बाकी के, तो उसके लिए ये रिटेनिंग वॉल जनरली यूज़ होते हैं। तो आज हम इन्वर्टेड टी शेप कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन करेंगे। तो उस लिए हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेंगे M25। उसके बाद ग्रेड ऑफ स्टील हम लेंगे Fe415। हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल अबोव ग्राउंड लेवल ये हम लेंगे 4.5 मीटर कंसिडर करेंगे। उसके बाद SBC जो है वो ये लेंगे 225 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज ये 34 या 35 डिग्री ये ले सकते हैं। उसके बाद यूनिट वेट ऑफ सॉइल ये लेंगे 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बेस स्लैब एंड सॉइल बिलो ये हम 0.5 कंसिडर करेंगे। सरचार्ज इंटेंसिटी, अगर ये अर्थ फिलिंग रिटेनिंग वॉल के ऊपर अगर कोई सरचार्ज है और कोई फिलिंग मटेरियल या तो फिर कोई और दूसरा मटेरियल है तो उसका इंटेंसिटी हम ले सकते हैं। ये कंसिडर करेंगे 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसके बाद फिर डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन ये फॉर्मूला द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर उसकी वैल्यू आ गई हमारी। हमने सिर्फ ये ऐसे कलर के जो सेल्स है वो सिर्फ फिलअप करने हैं। बेस विड्थ कंसिडर हुए 3.22, तो ये 3.25 हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद द टो लेंथ यानी कि इसकी ये लेंथ है टो लेंथ, ये 1.08, तो ये 1.10 कंसिडर करते हैं। उसके बाद थिकनेस ऑफ बेस स्लैब यानी कि ये थिकनेस ये आ गया है 0.41, तो ये 0.45 कंसिडर करते हैं। उसके बाद थिकनेस ऑफ स्टेम एट टॉप यानी कि ये टॉप वाली जो थिकनेस है स्टेम की वो थिकनेस 0.20 कंसिडर करते हैं। इसके बाद जो एक्टिव अर्थ प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा रिटेनिंग वॉल के ऊपर तो वो 75 किलो न्यूटन आएगी उसकी इंटेंसिटी। और उसकी फिर बेंडिंग मोमेंट अगर हमने कैलकुलेट की फैक्टर बेंडिंग मोमेंट तो वो आएगी 186 किलो न्यूटन मीटर। ये बेंडिंग मोमेंट हम लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट करेंगे ताकि हमें डेप्थ ऑफ द वर्टिकल स्टेम मिल सके। तो ये हमने इक्वेट करने के बाद आता है 232 mm, तो ये हम अप्रोक्सीमेट 300 mm पकड़ के चलेंगे। 300 mm अगर किया तो फिर थिकनेस ऑफ द स्टेम आती है 358 mm, तो ये हम 360 mm कंसिडर करते हैं। इसके बाद टोटल अर्थ प्रेशर एक्टिंग ऑन द एंटायर वॉल इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अर्थ फिलिंग प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सरचार्ज, ये आ गया 88 किलो न्यूटन। तो ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। अभी ये एक टेबल द्वारा किया है। इसमें ओवरटर्निंग मोमेंट और रिस्टोरिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट की है। ओवरटर्निंग मोमेंट मतलब ये अर्थ प्रेशर की वजह से रिटेनिंग वॉल अगर ओवरटर्न हुई तो उसकी कितनी मोमेंट से वो ओवरटर्न हो सकती है, यानी कि परमिसिबल ओवरटर्निंग मोमेंट कितना है वो कैलकुलेट किया है। और ओवरटर्निंग मोमेंट रेजिस्ट करने के लिए रिस्टोरिंग मोमेंट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो ये हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से ओवरटर्निंग मोमेंट आती है। ये मैग्नीट्यूड आ गया हॉरिजॉन्टल लोड का। और वर्टिकल लोड
हमने, यानी कि जो वेट है रिटेनिंग वॉल का, उसमें तो ये बेसिकली ये ट्रायंगुलर पोर्शन स्टेम का जो पार्ट है ये ट्रायंगुलर पोर्शन आएगा, दूसरा रेक्टेंगुलर पोर्शन ये स्टेम का ही आएगा, ये यहाँ पे और यहाँ पे कैलकुलेट किया है। उसके बाद फिर ये जो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है वो ये बेस स्लैब का है, बेस स्लैब का हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है। उसके बाद ये वर्टिकल रेक्टेंगल जो है ये जनरली सॉइल का वेट है, और उसके बाद ये ऊपर वाला जो इंटेंसिटी है ये सरचार्ज इंटेंसिटी है ये। तो इस तरह से ये सब हमने रिस्टोरिंग मोमेंट कैलकुलेट की, उसकी टोटल यहाँ पे हमने टोटल रिस्टोरिंग मोमेंट एंड टोटल ओवरटर्निंग मोमेंट कैलकुलेट किए, और अकॉर्डिंगली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोड्स भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। अब इसके बाद आता है कुछ स्टेबलाइजिंग चेक्स हमें यहाँ पे परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो वो कौन से है? एक तो है ओवरटर्निंग का चेक, वो हमें करना पड़ता है एज पर IS 456-2000 कोड द्वारा। तो ये यहाँ पे कोड हमारा कहता है कि परमिसिबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 156 है, और हमारा आ रहा है वो रेशियो 4.44, यानी कि वो सेफ है। फिर दूसरा चेक आता है स्लाइडिंग चेक का। स्लाइडिंग का चेक में परमिसिबल वैल्यू है 1.55, और हमारा स्लाइडिंग का जो फैक्टर आता है वो 1.83 आता है, यानी कि ये भी सेफ हो गया। तीसरा चेक आता है चेक अगेंस्ट बेयरिंग प्रेशर। तो ये चेक भी ट्रू दिखाता है। इसमें मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है, जो कि मैक्सिमम प्रेशर जो है वो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी से कम आना चाहिए। हमारी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी हमने कंसिडर किया था 225 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमारा आता है 90। बट अभी यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ रहा है हमारा, ये जो एक्सेंट्रिसिटी है उसकी वैल्यू माइनस में आ रही है, जो कि हमें ट्राई करना है कि ये वैल्यू प्लस में आनी चाहिए। तो उसके लिए हमने जो अज्यूम किए थे ये डायमेंशन, वो थोड़े से उसमें चेंज करना पड़ेगा, तो वो हम करते हैं। इसमें यहाँ पे बेस विड्थ हमने लिया था 3.22। अगर ये बेस विड्थ हमने 3.1 किया, उसके बाद ये 1 टो लेंथ जो है ये 1 मीटर करके देखा, तो कितना आता है वो देखते हैं। और ये 0.45 ही रहने देते हैं, देखते हैं अभी कितना आता है। ये तो दोनों ट्रू आ रहा है, ये भी वैल्यू प्लस में आ रहा है, देखो ये इसमें। तो इस तरह से ये वैल्यू प्लस में आने के लिए यहाँ से जो हमने डायमेंशंस ऑफ रिटेनिंग वॉल अज्यूम किए थे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये वैल्यू प्लस आने के बाद ये मैक्सिमम प्रेशर जो एक्ट हो रहा है ये टो के ऊपर एक्ट हो रहा है, वो आ गया 103.43 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मिनिमम प्रेशर एट हिल ये आ गया हमारा 101.44, यानी कि यहाँ पे ये 101 और यहाँ पे 103 आ गया। तो हमें ये बेस प्रेशर निकालना है पॉइंट बी में और सी में, तो ये ऑटोमेटिकली बाय फॉर्मूला हमें यहाँ पे निकाला गया है। तो अब हम डिज़ाइन करते हैं टो स्लैब। तो ये अब हमने, यानी कि ये स्टेबलाइजिंग चेक परफॉर्म होने के बाद ही ये डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी बात करें हम टो स्लैब की, तो टो स्लैब में अपवर्ड सॉइल प्रेशर और डाउनवर्ड प्रेशर ड्यू टू वेट ऑफ द स्लैब, ये डाउनवर्ड प्रेशर वेट की वजह से अप्लाई होगा, और अपवर्ड प्रेशर जो है वो टो स्लैब के ऊपर। तो उसमें से नेट प्रेशर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, और नेट प्रेशर से हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किए, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट से हमने स्टील कैलकुलेट किया है, और उससे फिर हमने मिनिमम मेन बार का डाया है अगर 10 mm कंसिडर किया तो 159, यानी कि यहाँ पे ये 155 हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की बात करें तो यहाँ पे 165.61 यानी कि 165 हम ले सकते हैं। तो बात करें हम अभी हिल स्लैब की, हिल स्लैब में भी वैसा ही करना है, डाउनवर्ड प्रेशर ड्यू टू सॉइल कैलकुलेट करना है, उसके अलावा डाउनवर्ड प्रेशर ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, यानी कि ये सॉइल का जो प्रेशर है
वो डाउनवर्ड प्रेशर कैलकुलेट करना। उसके बाद फिर ये हिल का जो वेट है वो उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा वो कैलकुलेट किया। तो उसके बाद फिर हमने बेंडिंग मोमेंट इसके ऊपर से कैलकुलेट किया और उसकी ऊपर से फिर हमने एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट किया। इस तरह से अगर हमने 12 मीटर का हम डाया कंसिडर करते हैं तो 130 हमें स्पेसिंग आता है, तो 130 हम ले लेते हैं और यहाँ पे 10 mm से 165 स्पेसिंग आता है। अब बात करें वर्टिकल स्टेम की, तो वर्टिकल स्टेम में हमें कैंटिलीवर एक्शन से डिज़ाइन करना है वर्टिकल स्टेम, जो कि वर्टिकल स्टेम के जो बेंडिंग मोमेंट है वो ऑलरेडी 186 हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 186 कैलकुलेट की थी, तो वही लेना है और उससे हमने एरिया ऑफ स्टील निकालना है। एरिया ऑफ स्टील हमने निकाला 1907 mm², और उसमें अगर समझो हमने 16 mm के डाया पकड़ा तो 100 हमारा स्पेसिंग आता है। और बात करें डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार 216 यानी कि वो लगभग 210 हम पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेन स्टील है स्टेम के, तो ये हमें कर्टेल करने होंगे क्योंकि बेंडिंग मोमेंट इस पोर्शन में ज़्यादा है और ऊपर वाले पोर्शन में वो ऑब्वियसली वो कम आएगी बेंडिंग मोमेंट। तो हमें ये जो बार 16 mm डाया के जा रहे हैं सेंटर टू सेंटर 100, तो ये हमें कुछ डिस्टेंस पे कर्टेल करने होंगे। तो वो डिस्टेंस आता है थियोरेटिकल अगर कट ऑफ लिया तो वो 0.78 h फ्रॉम द टॉप पोर्शन आता है। तो यहाँ पे एक सेक्शनल एलिवेशन मैंने दिखाया है, तो यहाँ पे 3.84 फ्रॉम द टॉप डिस्टेंस से हमें वो कर्टेल करने हैं वो बार, यानी कि यहाँ पे वो 200 mm आएगा और उसके ऊपर जो है वो 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमारा आएगा। तो इस तरह से ये स्टेम का डिज़ाइन आएगा हमारा। और अब एक ओवरऑल मैं आपको इसका रिटेनिंग वॉल को क्रॉस सेक्शनल और स्टील रेनफोर्समेंट के बारे में मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर बात करें वर्टिकल स्टेम की तो E और F, हमारा E जो है ये मेन रेनफोर्समेंट है, ये मेन रेनफोर्समेंट E, ये मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको यानी कि समझने में आसानी हो सके। ये E जो है ये मेन रेनफोर्समेंट है, ये मेन रेनफोर्समेंट ऐसे जाके ये ऐसे डायरेक्टली टो में चला जाता है और टो का अल्टरनेट बार यहाँ पे आगे चला जाता है, अल्टरनेट कर्टन में भी करना पड़ता है यहाँ पे। और बात करें अपोजिट साइड की, तो यहाँ पे टेम्परेचर बार हमें प्रोवाइड करने होते हैं। टेम्परेचर बार हम प्रोवाइड करते हैं 8 mm के 200 सेंटर टू सेंटर। और हिल में जैसा कि मैंने बताया डाउनवर्ड प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसकी वजह से मेन बार जो है वो ऊपर की तरफ आते हैं और टो पोर्शन में अपवर्ड प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसलिए जो मेन बार है वो नीचे की तरफ रहता है। तो इस तरह से इसका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड।